नहीं है, कभी प्यार मोहब्बत, कभी टकरार, तो कभी गप्पे भी इकट्ठी मानी है कि नहीं? इसी का नाम जिंदगानी है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि डिफरेंसेस को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। आपसे पता करेंगे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। आपका नाम? माय नेम इज पूजा। हाँ जी। अगर हम पेरेंट्स की बातें मानेंगे तो अगर बाद में समझावे देंगे। हाँ, पेरेंट्स की बातें मान लो, हम झुक जाएंगे। ठीक है सर, मेरे अकॉर्डिंगली अगर बच्चे अपने माँ बाप को अपना फ्रेंड्स मान रहे हैं तो माँ बाप को भी बच्चों को अपना फ्रेंड्स बनना चाहिए। हाँ। देन उसके बाद उनको समझाना चाहिए कि हाँ, अगर इस चीज में अगर आप गलत हो या इस चीज में बच्चे गलत हैं तो आप उनको बताइए। सर कम्युनिकेशन होनी चाहिए ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚਿਲਡਰਨ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, तेरी लाइफ है, खराब कर ले चंगी कर ले। डिफरेंस इन ओपिनियंस अगर स्ट्रीम्स में आता है तो बच्चों की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि उनका फ्यूचर है, उन्हें जिनमें इंटरेस्ट है वो वही लेंगे। पेरेंट्स की बात इसमें नहीं माननी चाहिए। पेरेंट्स की बात नहीं माननी चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स सहमत भी हो गए, इनके लिए तालियां। अब कुछ कहना चाहते हैं? मैंने ये देखा है कि बच्चे जो कहते हैं मोस्टली वो सही होता है उनके हिसाब से उनके हिसाब से सही होता है। बच्चों को आप अपनी बात बता दीजिए कि आपके हित में नहीं है, ये हित में है, फिर मीटिंग पॉइंट तो होता है। अगर फिर भी ना माने तो बच्चों की बात मान ली जाए तो वो सही होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है। नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले बच्चों से अच्छे से डिस्कस करना चाहिए, उनका माइंड को पढ़ना चाहिए कि वो चाहते क्या है, उनके टैलेंट को भी देखना चाहिए। जितने पेरेंट्स बैठे हैं क्या वो अपनी यंग टाइम में अपने पेरेंट्स का शेयर करते थे? हम लोग भी चोरी अमरूद भी तोड़े हैं हमने, पड़ोसियों के आम भी तोड़े हैं, क्या हमने शेयर किए हैं? उनकी ये फ्रीडम तो उनको बच्चों को देनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है इस पॉइंट पर कि शेयर करना चाहिए? मतलब कैसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे कम होंगे? रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स तब आती हैं अगर आप रिपीटेडली बच्चे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, जहाँ हर बार उससे गुस्से में बात कर रहे हो या उसको हर बार उसकी गलतियां निकाल रहे हो। नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। हमारे यूथ से पता करते हैं कि कैसे डिफरेंस कैसे कम किया जा सकता है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? सर, एज एब्सोल्युटली सेड करेक्टली, लाइक जैसे ही बचपन से ही बच्चों को जैसे हम लोग अगर सुनेंगे नहीं उनकी बातें, टोटली प्रेशराइज करते रहेंगे, दे विल नेवर ओपन अप। अकॉर्डिंग टू मी हर जगह पे पेरेंट्स सही नहीं होते। कई ऐसे फैक्ट भी होते हैं कि पेरेंट्स गलत होते हैं और कोई ऐसे फैक्ट भी होते हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स गलत होते हैं। अगर ऐसा पॉइंट आता है तो एक ना एक को तो हार मारनी है। किसको हार मारनी चाहिए? जो ज्यादा गलत है वो तो डिपेंड करता है। अगर बच्चे को लगता है कि हाँ मैं सही हूँ तो उस टाइम क्या करना चाहिए? अगर उसे लगता है कि हाँ मैं सही हूँ और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहा है कि नहीं तू बिल्कुल गलत है, तो स्टूडेंट को यानी बच्चे को हार मान लेनी चाहिए कि कोई फायदा नहीं है। अब आई थिंक हमें पेरेंट्स की बात, अगर हम दोनों में बातें होती हैं तो जो ज्यादा बेटर होता है उसकी बात मान लेनी चाहिए। दिए जैसे मेरे, वो दोनों साइड की बात सुनेंगी और दोनों को समझाएंगी वो क्या कहना चाहता है, उसकी क्या फीलिंग्स हैं और मॉम डैड की किस हिसाब से वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो फिर वो ठीक हो ही जाता है। नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग बनी जाती है, वो एक साइड बनी जाती है। चलिए, मोस्टली इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है वो मैं ऐसा निकाल रहा हूँ कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए ज्यादा बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, तो बड़े बड़े डिफरेंसेस रिजॉल्व किए जा सकते हैं, है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल सारे एग्री करते हैं। पर आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वो बहुत ही चेंज हो चुकी है। पहले जहाँ कपड़ों की, खाने की या एक अच्छे घर की डिमांड होती थी कि हाँ भाई हमें सोना अच्छा मिलना चाहिए, वहीं आजकल डिमांड्स भी बदल गई हैं। मम्मी मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, गॉगल चाहिए, ये ब्रांड का नहीं उस ब्रांड का चाहिए। तो आजकल जो रिलेशनशिप है वो मटेरियलिस्टिक हो चुका है या फिर इमोशंस भी बचे हैं कुछ? आप बताइए। सर, इमोशंस के लिए आज की डेट में वैल्यूज हैं लेकिन इतने ही नहीं है। आज की डेट में बंदा ये चाहता है कि हाँ मेरे फ्रेंड के पास बाइक है, मेरे पास भी, अगर उसकी पल्सर 180 है तो मेरे पास पल्सर 220 है, उससे ज्यादा अच्छी हो, वो ये चाहेगा। सर ने कहा कि अगर पल्सर इनके पास 220 है और उसके फ्रेंड के पास 180 है, ही डिमांड्स 220, तो मटेरियलिस्टिक हुआ। मतलब व्हेन यू डिमांड फ्रॉम अ पेरेंट, मतलब आप उसके बाद इरिटेट हो जाते हो कि अपने पेरेंट्स से कि आपने दिलाया, यू डिमांड मोर देम। मतलब कुछ इमोशंस अटैच होते हैं ऑब्वियसली विद योर पेरेंट्स। आप उसके चीज लेते हो, वट एवर यू बाय इट, मतलब इफ यू गेट द 220 हैव योर पेरेंट्स। तो मटेरियलिस्टिक आपके हिसाब से, आपका क्या मानना है? इट्स लाइक कि अगर मैं कुछ डिमांड करती हूँ तो वो चीज़ मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आउट ऑफ द वे जाके डिमांड करूँ। इट इज़ लाइक मुझे पता है कि वो मुझे वो दे सकते हैं, मैं तभी वो डिमांड करती हूँ। मैं ऐसी चीज़ नहीं डिमांड करती जो मुझे पता कि मेरे पेरेंट्स नहीं दे सकते। दोनों है, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से डिमांड भी करती हूँ, पापा फ़ोन चाहिए, पापा लैपटॉप चाहिए, पापा आईफोन चाहिए।
तो पापा फुलफिल करते हैं सारी डिमांड? पापा कहते हैं कि अभी फ़ोन की ज़रूरत नहीं है और लैपटॉप तो चाहिए नहीं आपको, क्योंकि घर में इतना बड़ा कंप्यूटर मैंने ऐसे ही थोड़ी ना रखा हुआ है। इमोशंस कभी ख़त्म तो नहीं होते। पेरेंट्स के लिए बच्चों का एक अपना प्यार होता है और बच्चों का एक रिस्पेक्ट रहती है कि हाँ दे आर माई पेरेंट्स, आई हैव टू लिसन टू देम। उनकी हर बात माननी है, उनकी हर बात सुननी है। मटीरियलिस्टिक अप्रोच आज इसलिए रह चुकी है क्योंकि बच्चों का सिर्फ एक ही अप्रोच है कि दे नीड थिंग्स, नेसेसिटी। एंड वो नीड क्यों आई है? क्योंकि स्टेटस अप्रोच एंड सुपीरियरिटी। मैं वही कहना चाहूंगी कि वो इमोशनली ब्लैकमेल करके ही मटेरियल्स लेते हैं। दे नो वी आर सेंटिमेंटल एंड इमोशनल टुवर्ड देम, दैट इज व्हाट दे इनकैश। इमोशंस हैं, इमोशंस पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट में नजर आते हैं, बट जहाँ पे कोई चीज की जरूरत होती है तो किससे मांगेंगे बच्चे? अपने पापा मामा से ही मांगेंगे, इमोशनल वे में मांगेंगे। यस, जो भी वे हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबको पता होता है, सब बच्चों को पता होता है कि पेरेंट्स को, सिर्फ पेरेंट्स ऐसी चीज है जिनको सबसे ज्यादा इमोशनल किया जा सकता है। तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनल अप्रोच अपनानी चाहिए। ऐसी चीजें जिनको बहुत ज्यादा इमोशनल किया जा सकता है। आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं समझती हूँ कि इमोशनल जो उनका अटैचमेंट है वो कभी नहीं खत्म होती, वो हाँ थोड़ी सी मटेरियलिज्म के नीचे दब जाती है। एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ के जैसे बच्चे इमोशनल कर लेते हैं अपने पेरेंट्स को, तो उसकी वजह से उनकी डिमांड्स पूरी हो जाती हैं। तो जैसे मैम ने कहा था कि इमोशंस से दब जाते हैं मटेरियलिस्टिक की वजह से, तो दैट इज़ द केस। तो मोस्टली इस क्वेश्चन को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच बढ़ रही है लेकिन इमोशंस वैसे के वैसे ही है कि नहीं? इस सवाल को तो कंक्लूड कर दिया, लेकिन अगला बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सुनना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले हम आपको किसी से मिलवाएंगे। किससे? चंडीगढ़ के होनहार टैलेंट। प्लीज वेलकम ईशान एंड साक्षर। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं। वो जिंदगी में कल क्या करेंगे, सबकी नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया साक्षर, इनके लिए जोरदार तालियां। वैसे पापा कहते हैं सॉन्ग सुन के मेरे को एक फिल्म का प्रोमो याद आ गया। आप देखना चाहते हैं? चलिए आपको दिखाते हैं एक फिल्म का प्रोमो। साला पैदा होने के लिए भी 300 मिलियन पौंड से रेस लगानी पड़ी थी। 5:15 पे मेरा जन्म हुआ और 5:16 पर अब्बा ने कहा मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। जी हाँ, हम क्या बनना चाहते थे किसी ने पूछा ही नहीं। इसको देख के आपको कोई गाना याद आ रहा है? आपको गाना याद आ रहा है कोई? आपको याद आया? सारी उम्र हम। सारी उम्र हम। तो थोड़ा गुनगुना लेते हैं पहले वो गाना।
सारे गुनगुनाएंगे। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. बहुत बढ़िया, इन सभी के लिए जोरदार तालियां। आप आइए। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, मर मर के पढ़ पढ़ के जी लिए। तो ऐसा भी कभी होता है कि आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर पड़ता है कि हाँ भाई डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ होता है क्या? नहीं होता। पहले सर से पूछते नहीं, उनको अपनी इच्छा बता देते हैं। हाँ हाँ, अगर वो नहीं मानते अपनी इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है। I've never been forced. Whatever I want to do, they just support me in doing that. ये पुरानी जमाने की बातें होगी कि पेरेंट्स फोर्स करेंगे आप इंजीनियर बनो या डॉक्टर बनो। आजकल सबको पता है कि जो सारे लाइंस खुल गई है, कहीं भी जा सकता है बंदा और तरक्की करेगा कहीं भी जाएगा। तो स्टैनली से जानेंगे। स्टैनली के पास कुछ कहानी है, कुछ किस्से हैं। स्टैनली, आप बताइए कि आपका क्या किस्सा था? In my case, I was totally into music and मैं सिर्फ म्यूजिक में ही करना चाहता था, बट माई पेरेंट्स सेड दैट कि अगर तूने आगे जाके कर भी ली, तेरे को मुंबई जाना पड़ेगा, वहाँ जाके ये करना पड़ेगा। हालांकि दे आर थिंकिंग अबाउट माई दे आर थिंकिंग अबाउट माई गुड, बिकॉज वहाँ जाके दे डोंट वांट मी टू डू all those kind of stuff and all, so they want me to be a good engineer in computer science and उन्होंने बता दिया मैंने ये करना है। I did, उनकी बात मान के भी मैंने किया। उसके बाद भी I started on with music and started learning and performing and build up a band and each and everything. स्टैनली ने अपना किस्सा सुनाया। सबसे पहले इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने कुछ और प्रोफेशन के लिए बोला था, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन बन चुके हैं। आप में से और कोई किस्सा सुनाना चाहते हैं अपना? Yeah, sir. After completing my non-medical in +2, I want to go in computer stream, but my parents told me to take electrical field. But now I think that electrical field is good than computer field, because now the boom is going on. More boom is towards computer, and no one getting jobs in computers. यहाँ पेरेंट्स की बात मान के खुश हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, पर मैं इनसे एग्री नहीं हूँ। ये कह रहे हैं मैंने इलेक्ट्रिकल में किया, कंप्यूटर में आगे चांसेस नहीं है, बट आज एलिजिबिलिटी देखी जाती है, क्वालिफिकेशन कोई मायने नहीं है। क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, जो आपको काम आता है, ठीक है। जब मैंने मैट्रिक पास आउट किया था तो मैं उस टाइम मेरिट में आया था, और ये लगा लो कि अपने घर में सबसे अच्छा, आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में मैंने सबसे अच्छा स्कोर किया था। तो घर वालों को बहुत उम्मीदें थी। इवन मेरे नाना जी हेड मास्टर थे, तो उन्होंने कहा कि लड़के को मेडिकल दिलाते हैं। तब तक हमारी कहीं पे आस पड़ोस में किसी ने मेडिकल नहीं लिया था, तो मेरे ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट? हाँ, तो एक्सपेरिमेंट किया गया। +1 +2 अच्छा गया। उसके बाद PMT की बारी आ गई, तो PMT में मेरा कुछ नहीं हुआ, वही बैड रिजल्ट आया। उसके बाद मैंने ड्रॉप किया, इवन 1 साल ड्रॉप किया, वही सेम रिजल्ट। दूसरी साल ड्रॉप किया, उसमें भी मेरा डोनेशन दे के एडमिशन हो रहा था। घर वाले बोले एडमिशन दिलवा देते हैं, मैं क्या नहीं डोनेशन दे के। तो सर घर वाले बोले तू तीसरा साल भी ड्रॉप कर ले, बट मैं ड्रॉप करके मेरे को खुद पे शर्म आती थी कि तेरे यार 2 साल ड्रॉप हो गए, तू नहीं अपना जो है कर पाया। इवन ये होता है कि फैमिली में हम 3 भाई हैं, तो मेरा मानना तो ये है कि बड़े के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट किया ही जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी मन में विचार आता है कि काश 3 इडियट मेरे टाइम में आ गई होती। ये माना जा सकता है कि 3 इडियट से काफी इम्पैक्ट पड़ा है, काफी चेंजेस लाई है 3 इडियट्स। सर से जानेंगे, सर ऐसा प्रेशर बिल्टअप क्यों किया जाता है बच्चों पर, क्या रीजन है? अगर सपोज कोई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहता है या कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, तो आजकल ज्यादातर पेरेंट्स कहते हैं कि पहले प्रोफेशनल कोई कोर्स कर लो, इसको मत ऑप्ट करो। तो ऐसा क्यों, ऐसी अप्रोच क्यों ली जाती है? एक तो ये इसका रीजन यही है कि हर आदमी मटेरियलाइज्ड होता जा रहा है डे बाय डे, और सेकंडली जो पेरेंट्स खुद नहीं बन सकते उसकी छवि वो अपने बच्चों में देखते